नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं विनीता अस्थाना जी का लिखा उपन्यास बेहया का भाग 4। वह अगले दिन हमेशा की तरह अपने टाइम पर ऑफिस पहुंची। सभी लोगों ने उसे सक्सेसफुल डील के लिए बधाइयां दी। इस डील ने उन लोगों को कंटेंट और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बना दिया था। उसने वीकेंड पर एक सेलिब्रेशन की घोषणा की और विनम्रतापूर्वक सभी को काम पर वापस जाने को कहा। डील केवल तभी काम करेगी जब हम सबसे अच्छा डिलीवर करेंगे, तो चलो नंबर 1 बनने की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। लेकिन वहाँ पर बने रहने के लिए हमें अभी से कड़ी मेहनत करनी होगी। वह मुस्कुराई और अपने कैबिन में चली गई। नाम्या ने उसे उन सारी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया जो उसकी गैर मौजूदगी में हुई थी। उसने सारे महत्वपूर्ण ईमेल और दूसरे क्लाइंट्स के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। सिया ने नाम्या से तृष्णा को भेजने के लिए कहा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मैम? तृष्णा ने पूछा। आओ तृष्णा, कैसी हो तुम? उसने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मैं ठीक हूँ मैम। ग्रेट, तो डील पूरी हो चुकी है और चूंकि तुम कंटेंट टीम की हेड हो, इसलिए अपनी टीम को इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की पहली खेप आईटी को देने के लिए तैयार करो और उससे पहले ट्रेनिंग मॉड्यूल पर अभिज्ञान के साथ थोड़ा मंथन कर लो। मैं चाहती हूँ तुम अपनी टीम से कम 5 लोगों को तैयार करो जो क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन और बातचीत कर सकें। मैं इन लोगों से हर हफ्ते मिलना चाहूँगी, उसने उसे आदेश दिया। ओके मैम। कृष्णा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सिर हिलाया। गुड लक। थैंक यू मैम। तृष्णा मुस्कुराई और चली गई। सिया ने उसकी असहजता को दूर करने की खातिर उस दिन के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। सिया ने काम करना शुरू कर दिया। उसने नाम्या से अभिज्ञान के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि वह आज ऑफिस नहीं आया है। नाम्या को उसके न आने का कारण जानने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैम सर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, नाम्या ने बताया। सिया ने अपने सेल फोन से अभिज्ञान को कॉल किया। कॉल पहली रिंग पर ही उठ गई, जैसे कि वह फ़ोन को अपने हाथ में लेकर बैठा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हेलो सिया, आप कहाँ हैं? मैं घर पर हूँ। जानकर खुशी हुई। उम्मीद है कि इतने थका देने वाले शेड्यूल के बाद आपकी नींद अब पूरी हो चुकी होगी। जी हाँ। ग्रेट, तो जितना जल्दी हो सके ऑफिस पहुंचिए फौरन। मैं नहीं आ सकता। मतलब? मैं इस प्रोजेक्ट पर आगे काम नहीं करना चाहता हूँ। देखिए अभी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपके साथ? मेरा मतलब है आप इस तरह से इस प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ सकते। भास्कर आप पर भरोसा करता है, आप उसे धोखा नहीं दे सकते। मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ सिया, और ये आप जानती हैं। वह समझ चुकी थी कि वह अपने आप को किस बात का दोषी ठहरा रहा था। अभिज्ञान, हमें अभी मिलना चाहिए। मैं ऑफिस नहीं आना चाहता। ठीक, मैं आ रही हूँ। सिया ने नाम्या को महत्वपूर्ण चीज़ों पर ज़रूरी निर्देश दिए और खुद अभिज्ञान के घर पहुँच गई। घर के दरवाजे खुले थे। हेलो, कोई घर पर है? वह घर के अंदर गई। जी मैं यहाँ हूँ। अभिज्ञान कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। इसे खुला ही रहने दें। आप नहीं जानती हैं, खुद को बचाने के लिए आपको यहाँ से भागना पड़ सकता है, अभिज्ञान ने उससे कहा। आप पागल हो गए हो क्या? मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मुझ पर विश्वास मत करो सिया, मैं आपके आसपास रहने के लायक नहीं हूँ। मैं आसपास हूँ, मैं आसपास रहूंगी, उसने दृढ़ता से कहा और पास के सोफे पर बैठ गई। उसने अभिज्ञान का हाथ अपने हाथ में ले लिया। वह हचकचाकर पीछे हट गया। डोंट टच मी। आपको नहीं पता, आपके छूने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये टच मुझे पागल कर देता है। मैं आपको हर समय अपने आसपास पाता हूँ। मैं हमेशा आपसे बातें करता रहता हूँ। मैं आपको महसूस करता हूँ, एक हमसफ़र की तरह, एक जीवन साथी की तरह। मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे एक डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। वह पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। सिया उससे कसकर लिपट गई। शांत हो जाओ अभी। शायद हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है। उसने पास ही रखे काउच पर उसे बिठाते हुए समझाया। किसी के प्रति आकर्षित होना कोई गुनाह नहीं है, और अब तो हम दोस्त हैं। ऐसा होता है, इट्स ओके, उसने प्यार से कहा। मैं आपके प्रति आकर्षित नहीं हूँ। मैंने आज तक कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया है जिस तरह से मैं आपके लिए करता हूँ। यह मेरे लिए अजीब और डरावना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे कम उम्र में ही कई सारे अफेयर रह चुके हैं। मेरा एक सीरियस लव अफेयर था, मेरा पहला प्यार।
उसके बाद से मैंने इतना कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी के होने का इतना भ्रम नहीं पाला। वह काँप रहा था। ये पागल कर देने वाला है। लगभग 11 साल तक मैं कभी किसी एक रिश्ते में नहीं बंधा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कमिटेड नहीं होना चाहता। पर जब से मैं आपसे मिला हूँ, मैं वह नहीं हूँ जो मैं कुछ महीने पहले था। आपको पता है, जब पहली बार तृष्णा मेरे पास आई, उस दिन भी मैंने आपको अपनी बाहों में महसूस किया था। मैं उसे छू भी नहीं पा रहा था। वह दबाव डालती रही। दूसरे दिन जब वह किस करने की कोशिश कर रही थी, मैंने उसे पीछे धकेल दिया और गुस्से में उसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए अपने हाथ की नस काट ली। ऐसा क्यों है कि जब से मैं आपसे मिला हूँ, मैं दूसरी औरतों की तरफ देख ही नहीं पा रहा हूँ, ना ही उनके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो पा रहा हूँ। इसी हालत में मुझे 2 महीने हो चुके हैं। मैं कभी ऐसा नहीं था जैसा अब हूँ। मैं एक वफादार और शादीशुदा आदमी की तरह व्यवहार कर रहा हूँ, जिसने आपसे शादी कर ली है सिया। उसका दर्द उसकी आवाज़ में झलक रहा था। वह हैरानी में उसे देखने लगी। क्या बकवास है? उसने समझने से इनकार कर दिया। हाँ, ये बकवास है, लेकिन यह सच है। आप पर से ध्यान हटाने के लिए मैंने तृष्णा के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका। इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह एडिक्ट की तरह बातें कर रहा था, जो प्यार में कमज़ोर और मजबूर हो चुका है। मेरी तरफ देखिए अभिज्ञान। आप द अभिज्ञान सूर्यवंशी हैं, एक एलिजिबल बैचलर, कई औरतों का ख्वाब, उनका दिल तोड़ने वाला। आप एक टीनेज लवर की तरह बातें मत कीजिए। सिया ने उसमें जोश भरने की कोशिश की। क्या आप जानते हैं इस ऑफिस में कितनी लड़कियां हैं जो आपके प्यार में पागल हैं? बस आपकी एक झलक पाने के लिए अंशुला उस दिन अपनी कुर्सी से लड़खड़ा गई थी। आपने ध्यान दिया? उस दिन पुणे में जो नई ट्रेनर थी, वह आपका अटेंशन पाने के लिए क्या क्या नहीं कर रही थी। और उस रोज पार्टी में वह बारटेंडर, कुछ याद आया? आप बकवास मत कीजिए, इसमें प्यार जैसा कुछ नहीं है। आप अपनी जिंदगी के कायदे कैसे भूल सकते हैं? जिंदगी लुफ्त उठाने के लिए है, किसी पर अटकने के लिए नहीं। याद है ना? मैं आपके साथ जिंदगी भर के लिए अटकना चाहता हूँ सिया। उसने उसकी आंखों में देखा। मैं आपके प्यार में पागल हूँ और यही सच है। मुझे पता है कि आप शादीशुदा हैं। मुझे ये भी पता है कि आप शादी में बुरे दौर से गुजर रही हैं। आपके जैसी औरत को इतना सहन नहीं करना चाहिए। फिर भी ये आपकी ज़िंदगी है। आप इसे बेहतर तरीके से जानती हैं। पर मुझे सांत्वना मत दीजिए। और मैं ये साफ कर दूं कि मुझे आपके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। मेरा प्यार किसी हमदर्दी के चलते नहीं है। मुझे मालूम है कि हम अच्छे दोस्त हैं और आप मेरे लिए उस तरह से नहीं सोचती। पर आप मेरी परवाह करती हैं। मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। आप एक बहुत अच्छी इंसान हैं। मैं आपको खोना नहीं चाहता। उसने कहा। क्या मैंने उस दिन अपनी निजी जिंदगी के बारे में आपको कुछ बताया था? सिया ने पूछा। वह पुणे में पहाड़ी पर गुजरी उस शाम के बारे में सोच रही थी। उसे वह बातें याद नहीं थी जो उन लोगों ने ड्रिंक के बाद की थी। पर अभी ज्ञान की ओर से उसे कोई जवाब नहीं मिला और इसलिए उसने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। ओके, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप इस प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ दें। आपको अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है। लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ देंगे तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता खो देंगे। मैं नहीं चाहती कि लोग उस पर सवाल करें। आप मेरी इतनी परवाह क्यों करती हैं? उसने उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं करती हूँ, उसने कहा। मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप मेरा पहला प्यार नहीं है सिया, लेकिन आखिरी ज़रूर है। उसने दोबारा कहा। मैं आपकी कद्र करती हूँ। वह मुस्कुराई। वह मुस्कुराया। वह ऑफिस लौट गई। अभी ज्ञान उस दिन नहीं आया। हालांकि उसने अगले दिन ऑफिस आने का वादा ज़रूर किया। सिया पूरे दिन अभिज्ञान के बारे में सोचती रही। वह किसी रिलेशनशिप की कामना नहीं कर रही थी, लेकिन वह उसे खोना भी नहीं चाहती थी। क्यों? उसके पास शायद ही कोई ऐसा था जिसके साथ हर तरह की बातें वह कर सकती थी। शायद यही वजह थी, या फिर यह भी कि इतने साल अकेले रहने के बाद उसे कोई ऐसा मिला था जो छोटी छोटी चीज़ों से उसे खुश करने की कोशिश करता था। वह बहुत विचलित थी। उसने अपने आप को काम में झोंक दिया। उसे यह भी नहीं पता चला कि बाहर अंधेरा हो चुका है। अभिज्ञान की तरफ से भी कोई बात नहीं हुई। सिया ने भी उसे परेशान नहीं किया। कुछ समय के लिए लोगों को अकेला छोड़ देना बेहतर होता है। इससे दिमाग को शांत रखने में मदद मिलती है, ताकि आप ठीक से सोच सकें। उधर अभिज्ञान भी सोच रहा था कि उससे कब, कहाँ और क्या गलती हुई। उसके लिए तनाव से बाहर निकलने वाली एक ही चीज़ थी, म्यूज़िक। ऐसे में फिर उसने एक गाना लिखा और उसे कंपोज किया। अब वह कुछ बेहतर महसूस कर रहा था
उसने अपना ध्यान उन बातों से हटा लिया जिन्हें वह लगातार सोचता आ रहा था। हालांकि उसने यह गाना भी सिया को जहन में रखकर लिखा था, फिर भी वह अब हल्का महसूस कर रहा था। गाने के बोल कुछ यूं थे: विद स्ट्रिंग्स ऑफ लव एंड पिक्सी डट्स, मैजिक आई कैन वीव फॉर योर प्रिटी फेस एंड हैप्पी हार्ट, बेबी ऑल द रेस्ट आई कैन लीव, हेयर यू सी आई नील, warming up to beats which you fail here you see, I sing forever the song of your eyes, falling in love all over, again and again forever. Here take my vow, I will hold you tight, I will hold you right, for your smile. I will do everything in my mind. Here you see, I sing forever the song of your eyes, falling in love all over. उसकी आवाज़ में यह गाना जादू भरा रोमांटिक प्रपोजल लग रहा था। अभिज्ञान टाइम से पहले ऑफिस पहुंच गया। उसने एक कप कॉफ़ी ली और एक बेंच पर बैठ गया। उसने दो एग्जीक्यूटिव्स को आपस में बात करते हुए सुना। दोनों हमेशा साथ रहती थीं और उनकी घनिष्ठता के बारे में सब जानते थे। कल मेरी लड़ाई हुई, तृप्ति ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहा। क्यों, क्या हुआ? गरिमा ने पूछा। उसने मेरे मोबाइल पर एक फॉरवर्ड मैसेज देख लिया और भड़क गया। देख लिया मतलब? वह चेक क्यों कर रहा था? उसे तुम पर शक है? क्या ये लव मैसेज था, प्रपोजल या कुछ और? कुछ नहीं यार, बस एक फॉरवर्ड मैसेज, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाला। फिर इस तरह के मैसेज पर वह गुस्सा क्यों हो गया? क्योंकि वह मैसेज ऑफिस के एक लड़के का था। तो क्या उसने सोचा कि वह लड़का मुझे रिझाने की कोशिश कर रहा है और मैं उसे रोक नहीं रही हूँ? क्या बकवास है। क्या वह लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा है? नहीं। तो फिर तुम मुझसे बदतमीजी से क्यों पेश आओगी? मैसेज करना तो नॉर्मल बात है, ठीक है, लेकिन वह मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे किसी और लड़के से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, पर बॉयफ्रेंड होने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने आप को यूं समेट लो और लोगों से बातचीत करना ही बंद कर दो। तुम्हें ऐसे आदमी को छोड़ देना चाहिए जो तुम्हारे फ़ोन को चेक करता हो और एक फॉरवर्डेड मैसेज पर सवाल करता हो। कम ऑन, वह मुझे लेकर थोड़ा पॉजेसिव है। पॉजेसिव? यह बस एक अब्यूजिव रिलेशनशिप की शुरुआत है। वह तुम पर बंदिशें लगा देगा। वह सही कहता है, मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। तुम तो मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो। वाकई, अब वह तुम्हारे दोस्तों को भी तुमसे दूर करना चाहता है। वह मुझसे प्यार करता है और मैं ये जानती हूँ, उसने तड़ाक से बोला। गरिमा को एक किनारे करके तृप्ति चली गई। अभिज्ञान ने कॉफ़ी का मग रख दिया। ऐसी बातचीत सुनने के बाद उसे चिंता होने लगी। उसने महसूस किया कि कभी कभी औरतों का भावुक हिस्सा उनकी अक्ल पर भारी पड़ जाता है। अक्सर खुद पर हो रहे अन्याय के लिए वे खुद भी जिम्मेदार होती हैं। यह भावुकता उनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। वह बहुत कश्मकश में था। ये कैसा प्यार है जहाँ एक आदमी अपनी प्रेमिका को इस तरह काबू में करने की कोशिश करता है जैसे कि वह पालतू जानवर हो, न कि एक प्यारी सी भावुक स्त्री। एक अपने जैसी ही इंसान। प्यार बंदिशें नहीं लगाता, प्यार आपको स्वतंत्र करता है। यह सोचते हुए उसे फिर से सिया की याद आ गई। वह बेसब्री से सिया का इंतजार कर रहा था। वह लगभग 10 बजे तक आ जाती है। उस समय 10-15 बज रहे थे पर वह नहीं आई थी। क्या मुझे उन्हें कॉल करनी चाहिए? नो, धीरज रखो यार। उसने अपना ध्यान काम और प्रोजेक्ट पर लगाया और खुद को मीटिंग में व्यस्त रखने की कोशिश की। उसके दिमाग में कई तरह के तूफान उमड़ रहे थे। वह अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। अब लगभग 2 बज चुके थे पर वह नहीं आई थी। उसने अपना धैर्य खो दिया। उसने दरवाजे को ठेला और सीधा उसके रूम में गया। वह वहाँ नहीं थी। अभिज्ञान ने उसके असिस्टेंट से पूछा, सिया मैम कहाँ है नाम्या? सर, वह 2-3 दिनों के लिए नहीं आएंगी। क्यों, क्या हुआ? उसे चिंता हुई। सर, वह मेरी बॉस है, मैं उनसे इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकती। वह मुस्कुराई। ओके, वह घर से काम करेंगी, उसने कहा। वह वहाँ से निकला तो अपने कैबिन में जाते वक्त तृष्णा से टकरा गया। हेलो अभी। हेलो, उसने जवाब दिया और अपने कैबिन में जाने लगा। तृष्णा उसके पीछे कैबिन में आ गई। मैं बात करना चाहती हूँ। किस बारे में? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? हाँ अभिज्ञान, बोलो। वह मुड़ा और रुक गया। सिया मैम कम से कम 3 दिनों के लिए नहीं आएंगी। जानता हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम बेचैन हो और उनसे मिलना चाहते हो। क्या बकवास है? तुम मुझसे नहीं छिपा सकते, तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? उसने तृष्णा की बात को खारिज करने की कोशिश की। यही कि तुम्हें प्यार हो गया है। वह बेस्ट आदमी का शिकार करती है। उसके डंस का असर मैं तुम पर देख सकती हूँ, उसने चिंता जताते हुए कहा।
क्या मतलब है इसका? मुझे लगता है कि तुम अभी भी नशे में हो। अभिज्ञान जानता था कि तृष्णा की चिंता भी उसकी ही तरह झूठी है। तुम इससे इनकार कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचना। जो कोई भी उनसे प्यार में पड़ता है, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं लौट पाता है। तुम इसके बाद किसी और को प्यार करने के काबिल नहीं रह जाओगे। उसने अभिज्ञान को चिताया। उम्मीद है तुम्हारा काम हो गया, अब जाओ। अभिज्ञान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। अभी नहीं। सिया इंश्योर कर लेती है कि वह किसी भी आदमी की जिंदगी का आखिरी प्यार हो। तृष्णा अपनी बेइज्जती पर तमतमा कर बोली। उसके दिमाग ने उसे आगाह किया। उसने कहा कि आखिरी प्यार, ये शब्द तो मैंने सिया से कल कहा था। इसका मतलब है तृष्णा वहीं थी। अभिज्ञान अपना धीरज खो बैठा। उसने चिल्लाकर तृष्णा को कैबिन से निकल जाने के लिए कहा। जाने से पहले एक और बात मैं तुम्हें बता दूं। तुम्हें पता है कि वह ऑफिस क्यों नहीं आ रही? तुम्हारे साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने की वजह से उनके और यश के बीच लड़ाई हुई होगी। जरूर कल की रात उनके लिए बड़ी काली और लंबी रही होगी। वह पागलों की तरह हंसी। तृष्णा की बात ने उसका खून जमा दिया। इसके पहले कि तृष्णा वहां से जाती, वह बोला, सुनो तृष्णा, जाने से पहले बस एक बात बोलना चाहता हूँ। ये यूनिवर्सल लॉ है कि जो ग्रेटिट्यूड रखता है उसे ईश्वर बेशुमार वापस करता है, और जो कृतज्ञ नहीं है उससे वह सब भी छिन जाता है जो उसके पास है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सिया के लिए कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, और एक रोज ये सब खो दोगी जो तुमने हासिल किया है। तृष्णा चली गई। अभिज्ञान बहुत ज्यादा परेशान था। क्या तृष्णा रेप के बारे में बात कर रही थी? नॉट अगेन। वह सोफे पर निढाल हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अभी दौड़ता हुआ सिया के घर चला जाए। नहीं, वह शादीशुदा है। उसने फ़ोन करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मैं केवल एक दोस्त हूँ, मैं इस तरह से उनके मामले में दखल नहीं दे सकता। वह बहुत असहाय था। अभिज्ञान, तुम्हें इस नर्क से निकालने में उसकी मदद करनी चाहिए। तुम उनकी ही तरह लाचार और पीड़ित बनकर नहीं बैठ सकते। उसने खुद को याद दिलाया और उसके घर की तरफ निकल पड़ा। गाड़ी ड्राइव करते वक्त उसके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। उनके घर पर जाना उनकी परेशानी को और न बढ़ा दे। वह सिया के साथ यश के बर्ताव को लेकर गुस्से में था। सिया जब भी बात करती है, यश को हमेशा एक परफेक्ट मैन की तरह बताती है। वह अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही है। जब उन्होंने तृष्णा और निष्ठा जैसे लोगों की जिंदगी संवारने में मदद की है, उन्हें उनके बुरे पतियों से बचाया है, तब वह यश के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? उसने जरूर उनको नुकसान पहुंचाया होगा। यश उनको लेकर पॉजिटिव है, उन पर शक करता है, पर क्यों वह इस बकवास को सह रही है? वह आखिर अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती? अभी ज्ञान उसके घर पहुंच चुका था। अमृता शेरगिल मार्ग पर एक बड़ा सा बंगला, एक फ्रेंच आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया। गुलाबी और सफ़ेद बोगेनवेलिया की झाड़ियां खिड़की के बड़े शीशे पर फैली हुई थीं। ये विला जैसे यूरोप में कहीं होने का एहसास दिला रहा था। ज़्यादातर फूल सफ़ेद और गुलाबी थे, जैसे उसने अपने राइट अप में लिखे थे। यश ने शून्य से सफल बिजनेसमैन बनने की खातिर कड़ी मेहनत और प्रतिभा के साथ संघर्ष किया है। उसने उसे वह सब दिया जो वह पैसे से खरीद सकता था। उसके राइटअप में दो चीजें इस बात की सबूत थीं। पहली कि यश उससे पागलों की तरह प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता था, और दूसरी वह उस पर शक करता था। कितना विरोधाभास है यहाँ। यह सोचते हुए वह गेट पर पहुंच गया। गार्ड ने उसे रोका। आपको किससे मिलना है सर? सिया मैम से। ठीक है सर, मुझे पूछने दीजिए। आपका नाम सर? बेंचमार्क से अभिज्ञान। पूरा नाम सर? अभिज्ञान सूर्यवंशी। एक मिनट सर। उसने अंदर फ़ोन किया और फिर अभिज्ञान से कहा, सर आप अंदर जा सकते हैं। गार्ड ने उसे रास्ता बताया। अभिज्ञान घर के अंदर आ चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने लॉन पार किया और बरामदे में पहुंचा, एक महिला ने उसका वेलकम किया, जो एग्जीक्यूटिव सी दिख रही थी। उसे लाउंज की तरफ ले गई। वह वहां बैठ गया। उसे दूसरे स्टाफ ने पानी और कुकीज सर्व करना चाहा। उसने अपना सिर नामे हिलाया। थैंक यू। प्लीज़ आप पानी लीजिए सर, मैम आ रही हैं। उसने विनम्रता से कहा। हाँ। उसने एक घूंट में ही सारा पानी पी लिया। उसे इस रूम में आए हुए 15 मिनट हो चुके थे। वहां सिर्फ एक लड़का मौजूद था। अभिज्ञान ने उससे पूछा, यश सर घर पर हैं? नहीं साहब, सुबह जल्दी चले गए थे, उनकी विदेश में मीटिंग है। लड़के ने जवाब दिया। ओके। उसने सोचा, अगर वह घर पर नहीं है तो सिया क्यों मुझसे मिलने के लिए इतना टाइम लगा रही है? वह बेचैन हो रहा था। और फिर उसने देखा कि सिया उसकी तरफ आ रही है। वह धीरे धीरे चल रही थी। फुल स्लीव्स का चाइनीज कॉलर वाला लंबा ढीला कुर्ता, पैंट और नीला दुपट्टा। उसके बाल खुले हुए थे। वह हमेशा की तुलना में आज भारी मेकअप में थी।
वह हंस रही थी। जैसे ही वह पास आई वह खड़ा हो गया। वह उसे गले लगाना चाहता था, फिर उसने खुद को कंट्रोल किया। हेलो सिया, कैसी हैं आप? हेलो अभिज्ञान, मैं अच्छी हूँ, बैठिए। हाँ बिल्कुल, प्लीज़ आप भी बैठिए। अभिज्ञान उसे लगातार देख रहा था। उसकी आंखों और नज़रों से सिया बेचैन होने लगी। मुझे इस तरह मत देखो। क्यों? तो फिर आप मुझसे बातें क्यों छिपाती हैं? मैं कुछ नहीं छिपा रही हूँ। आप कुछ नहीं छिपा रही हैं? आपको पक्का यकीन है? छोड़ो ये सब। व्हाट अ सरप्राइज, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। उसने टॉपिक चेंज कर दिया। हाँ, अगर आप इसी तरह गायब होती रहेंगी तो मैं आपको इसी तरह सरप्राइज देता रहूंगा। अभिज्ञान ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। सिया ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें जैसे पूरे संसार का प्यार और संवेदना समेटे हुई थीं, और यह सिर्फ सिया ही देख सकती थी। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सिया अपने ढीले कपड़ों और मेकअप के नीचे अपनी चोटें और खरोच के निशानों को छिपा रही थी, लेकिन अभिज्ञान को उसकी चप्पलों से झांकते पैर पर पड़ा हुआ नीला निशान दिख रहा था। शायद किसी ने काटा था। हे भगवान, ये बहुत झेल चुकी अब। उसका दिल चाहता था कि वह हाथ पकड़कर सिया को इस नर्क से ले जाए। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला भर गया। उसकी आंखें डबडबा गईं। तो आयरन मैन आपको किस बात ने इमोशनल कर दिया? वह मुस्कुराया। आपने। वो दोनों हंसने लगे। जैसे ही सिया हंसी, उसकी आंखों के आंसू गालों पर लुढ़क गए। यू आर अ ग्रेट वुमेन। मुझे खुशी है कि मैं आपके लिए शिद्दत से महसूस करता हूँ। जानती हैं, कुछ तो ऐसा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। पता है, एक बंच ऑफ सोल्स एक साथ जन्म लेते हैं, और ये आत्माएं इसी दुनिया में अपनी जिंदगी में एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं। जीवन साथी केवल पति पत्नी या प्रेमी नहीं होते, ये आपके माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त या कोई और भी हो सकते हैं। उसने सिया से कहा। ओके। सिया उसे ध्यान से सुन रही थी, जैसा वह हमेशा करती थी। और हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये सोल्स हमेशा एक साथ रहें। कभी कभी ये हमारी ज़िंदगी में एक कैटलिस्ट की तरह आती हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए, जब हम किसी एक जगह पर अटक जाते हैं। कभी कभी ये हमारी आत्मा के बोझ को बांटने और कम करने के लिए भी आती हैं, और जब हम मुश्किलों से निकल जाते हैं तो ये वापस चली जाती हैं। सिया गहरी सोच में थी। अभिज्ञान से बातचीत करने पर वह अपनी जिंदगी की परेशानियों के बारे में सोचने लग जाती थी। वह किसी भी चीज का समाधान निकाल लेता था, उस समस्या का जरा भी जिक्र किए बगैर। सिया, ये भी जरूरी नहीं है कि जिनसे आप प्यार करो, जिन्हें जन्म दो या फिर जिससे शादी करो, वे ही आपके सोलमेट हों। वे आपके आसपास के रिश्तों से परे दूसरे लोग भी हो सकते हैं। इन सब संबंधों, समाज के कायदे कानून और उसके दबाव से अलग भी देखने की कोशिश करिए। आप पाएंगी कि इतना दुख झेलने का कोई फायदा नहीं है, खासकर तब जब आप और आपको प्यार करने वाले लोग खुश ना हों। ऐसे समझौतों का कोई मतलब नहीं है। अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं की एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि आप कैसे अपने चाहने वालों को खुशियां दे सकती हैं। लेकिन यहाँ भी एक मसला है, जब तक आप स्वयं खुश नहीं हैं, आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश नहीं कर सकती। अभिज्ञान ने इसकी खुशी पर जोर दिया। और इसका पता कैसे चलेगा? उसने पूछा। ये बहुत सिंपल है। अपने पिछले समझौतों और परेशानियों की पड़ताल करो और मूल्यांकन करो कि क्या इन सारी बातों से आपके प्रियजनों को खुशी मिलती है। क्या समाज ने आपकी खुशियों के लिए कभी कुछ किया? क्या समाज ने आपके प्रियजनों के लिए कुछ किया? अगर नहीं, तो अभी इसी वक्त ये समझौता करना बंद करिए। देखिए, बात समझिए, आप पूरी दुनिया को खुश नहीं रख सकती, लेकिन अगर आप खुश हैं तो उन लोगों की जिंदगी को सुधार सकती हैं जो आपसे प्यार करते हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं। क्या वे लोग ज़रूरी हैं, या वे जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं? आप किसे चुनोगे? सिर्फ आप ही हैं जो इस सब को बदल सकती हैं। आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकती हैं। बस अभी से ज़्यादती सहना बंद कर दीजिए। सिया ने उसकी आंखों में देखा। वह अब रो नहीं रही थी। वह जानती थी अभिज्ञान के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं है, सच है। उसके पास अब कोई था जो उसे अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने का भरोसा दे रहा था। मैं कर सकती हूँ, मैं ये करूँगी, मुझे इसे बदलना ही होगा, उसने दृढ़ता से कहा। मुझे पता है आप कर सकती हैं और आप करेंगी। वैसे हमारे बीच कुछ प्लेटोनिक सा है, अभिज्ञान ने कहा। हमारे बीच प्लेटोनिक सा मतलब? सिया ने पूछा। किसी और दिन बताऊंगा। अभी आप आराम कीजिए, ऑफिस की चिंता मत कीजिए, लेकिन जल्दी वापस आने की कोशिश कीजिएगा। यू मिस मी? वह मुस्कुराई। आई मिस टीजिंग यू, मैं मुस्कुराया। अभिज्ञान खड़ा हुआ और उसे बाय कहा। सिया उसे बाहर छोड़ने के लिए आई। वह उसे जाता हुआ देख रही थी और खुद से बातें कर रही थी। तुम बिल्कुल मेरी ट्विन सोल हो अभी।
तुम मुझे देखने भर से हर चीज़ समझ जाते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे प्यार करो और तकलीफ सहो। गॉड प्लीज़, मैं उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का बोझ नहीं उठा सकती। प्लीज़, अभिज्ञान को मुझसे दूर होना होगा। और यश, अगर उसे पता चल गया तो उसे पहले से ही हर उस आदमी पर शक है जो मेरे आसपास रहता है। अगर उसे पता चल गया कि अभिज्ञान मेरे लिए फील करता है तो यश उसे मार डालेगा। उसका सिर घूमने लगा। वह बहुत जोर लगाकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी, पर उसे सांस नहीं आ रही थी। मैडम, मैडम! गार्ड बरामदे की ओर भागा। अभिज्ञान ने पीछे पलटकर देखा कि सिया हाफ रही थी और वह गिरने लगी। वह उसकी ओर लपका और उसके गिरने से पहले ही पकड़ लिया। घर का सारा स्टाफ मदद के लिए आ गया, पर इससे पहले ही अभिज्ञान ने सिया को अपनी बाहों में उठाया और उसके रूम का डायरेक्शन पूछा। स्टाफ ने उसे बताया, मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा सिया। सिया ने बेहोश होने से पहले ये आखिरी शब्द सुने थे। जब वह होश में आई, वह अपने कमरे में थी। अभिज्ञान वहाँ नहीं था। केयरटेकर ने उसे बताया कि कैसे वह गिरने वाली थी और फिर अभिज्ञान साहब ने उसे बचाया, नहीं तो उन्हें गहरी चोट लग सकती थी। वह उसे उसके रूम तक लेकर आए और तब तक वह वहीं खड़े रहे जब तक डॉक्टर उसे देख रहे थे। उसे आराम करने के लिए इंजेक्शन दिए गए थे। यह एंजाइटी अटैक था। यह एंजाइटी अटैक था। डॉक्टर साहब से आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे और फिर डॉक्टर के साथ ही चले गए, केयरटेकर ने बताया। सिया के दिमाग में अभिज्ञान की कही बात गूंज रही थी। प्लेटोनिक। आखिर वह कहना क्या चाहता था? प्लेटोनिक के तो बहुत से मायने हैं। एक ऐसा प्यार जो नॉन सेक्सुअल है, इसके बारे में सबसे पहले प्लेटो ने बताया था। इसलिए इस तरह के प्यार को प्लेटोनिक कहा गया है। प्लेटो के डायलॉग द सिम्पोजियम में इसे डिटेल में बताया गया है। सिया उसे पढ़ चुकी थी, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि अभिज्ञान ने इसका जिक्र क्यों किया। सिया ने इंटरनेट पर इसके नए आयाम ढूंढने की कोशिश की। किसी एक वेबसाइट में प्लेटोनिक लव और प्लेटोनिक फ्रेंडशिप को फिजिकल और सेक्सुअल इच्छाओं से विहीन बताया गया। प्लेटो ने फिजिकल इच्छाओं को स्वीकार किया, लेकिन इसके पीछे का विचार यह था कि जब कोई दो व्यक्ति वास्तव में एक दूसरे से प्रेरित होते हैं तो उनके पवित्र या आदर्श प्रेम को ईश्वर स्वयं एक दूसरे के करीब लाते हैं। एक दूसरी वेबसाइट ने बताया, एक बहुत करीब का रिश्ता जिनमें रोमांस और सेक्स नहीं होता है। डिक्शनरी में लिखा था कि प्लेटोनिक प्यार दोस्ती का ही एक रूप है जिसमें मेलजोल और घनिष्ठता होती है, मगर यह रिश्ता सेक्सुअल नहीं होता। उसने लगभग सभी मौजूद राइटअप्स को देखा, पढ़ा और निष्कर्ष फिर वही निकाला। हाँ, सीधे शब्दों में एक पवित्र प्रेम, प्यार जो राधा और कृष्ण के बीच में था, यह सिर्फ कल्पना है जो महज कविताओं और पुराणों में अच्छी लगती है। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोगों के लिए सेक्स और प्यार दोनों ही कमोबेश एक जैसे होते हैं। प्लेटोनिक तो वह मुझे उस तरह से प्यार करता है, फिर क्यों अभिज्ञान ने उस दिन होटल में मेरे करीब आने की कोशिश की थी? शायद उसे लगा हो कि ये गलत है और वह इसे ठीक करना चाहता हो। लेकिन मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? क्या मैं भी उसके बारे में वही महसूस करती हूँ? क्या मुझे उसका साथ पसंद है? मैं उस पर भरोसा क्यों करूँ? हम एक दूसरे की खामोशी को कैसे समझ जाते हैं? वह कैसे बिना कुछ पूछे और मेरे कुछ कहे बगैर सब कुछ जान जाता है? सिया उन सारे लम्हों को याद करने लगी जो उन्होंने साथ बिताए थे। कैसे उसने प्रेजेंटेशन के बीच में जब सिया का गला फंस गया था लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई तो उसने पानी का ग्लास आगे कर दिया था। और उस दिन जब वह बेहोश हो गई थी, वह उन सारे ही अनगिनत लम्हों को याद कर रही थी जब अभिज्ञान सिर्फ एक ऑफिस कलीग से कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर उसके लिए करता था। वह भी उस वक्त जब सिया को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हाँ, महज कुछ ही दिनों में उनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन चुका था। उनके बीच कुछ ऐसा तालमेल था मानो वे एक दूसरे को हमेशा से जानते हों। उसने सिया के तनाव को दूर करने का अपना एक मिशन बना लिया था। पता नहीं मैंने उसे उस रात क्या बताया। उस दिन से उसकी सारी बातों का बस एक ही मकसद है कि मुझे मेरी खुशियों पर काम करना चाहिए। वह मुझे प्रेरित करता है। उसे घबराहट हुई, हे भगवान, ये ठीक नहीं है। उधर अभिज्ञान वापस ऑफिस पहुंच गया। उसके सामने सिया का चेहरा था। उसके गर्दन और गाल पर हिक्की के निशान थे। उसके पैर पर एक नीला निशान पड़ गया था। वह उन सारी चीज़ों को मेकअप और ढीले कपड़ों में छिपाने की कोशिश कर रही थी। वह ऐसे कपड़े अक्सर पहना करती थी। इसका मतलब है कि उनके साथ ये सब पिछले 2 महीनों में भी हो रहा था। लेकिन उन्होंने एक्साइल में कुछ भी नहीं लिखा। शायद वह इन सब चीज़ों की आदी हो गई हूँ। और जैसा कि उन्होंने अपने आखिरी राइटअप में लिखा था, ऐसा लग रहा है मानो मैं हर बार यहाँ एक ही चीज़ लिख रही हूँ। हर बार वह मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है, पर इन सब की शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है जब मैं इसे बदल नहीं सकती।
वह नाजुक है, फ्रिजाइल, जैसे कि वह हमेशा चिढ़ाता रहता है। उस रोज जब अभिज्ञान ने उसे खींचा था, उसके हाथों पर लाल निशान पड़ गए थे। वह बहुत ही नाजुक है, पर उन्हें बार बार ऐसी चीजों से गुजरना पड़ रहा है। इतनी निर्दयता झेलनी पड़ रही है। वह अभी सोच ही रहा था कि तृष्णा उसके रूम में आई। अभिज्ञान ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है? मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट है, जो तुम हो। वह मुस्कुराई। बकवास बंद करो। वह उससे बात करने के मूड में नहीं था। मेरे साथ इतना रूड होने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसने दोबारा पहेलियां बुझाना शुरू कर दिया। नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। सिया की एक्साइल पढ़ने के बाद उसे तृष्णा की मनगढ़ंत बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कम ऑन, मैंने कई आदमियों के साथ रिलेशनशिप रखे हैं, मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। लेकिन आज तक तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो यश की तरह हॉट हो। तृष्णा ने आखिरी शब्द पर जोर दिया। मुझे तुम्हारी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उसके दिमाग की घंटी बजी। यश। वो शांत हो गया। तुम जानना नहीं चाहोगे कौन यश? उसने उससे पूछा। समझ में नहीं आता तुम्हें कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है? उसने दोहराया। वह सब कुछ जानता था, इसलिए उसे उसकी कहानियों में कोई रुचि नहीं थी। तृष्णा अभी भी बेशर्मी से बात कर रही थी। यश सिया का पति है, तुम जानते हो। मैं उसके साथ रेगुलर हूँ। तुम समझते हो रेगुलर? कम से कम 5 दिन एक हफ्ते में। क्या आदमी है, क्या बॉडी है उसकी। वह बिस्तर में बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग और रफ है। लेकिन मुझे उसके साथ सोना बेहद पसंद है। उसने आंख मारते हुए कहा। जबकि मुझे पता है कि मैं इकलौती नहीं हूँ जिसके साथ उसके संबंध हैं। फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उसके प्यार की जरूरत नहीं है। मैं उसके शरीर और पैसों से काम चला लूंगी। तृष्णा ने विज्ञान की तरफ देखा। तुम अपने बारे में एक प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट की तरह बात कर रही हो। मुझे तुम पर तरस आता है। तुम जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैंने सोचा था कि तुम अकेली हो और बहुत ही संवेदनशील हो। तब मैं गलत था। मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत घृणा होती है तृष्णा। सिया तुम्हारे बारे में कितना सोचती है, और तुम्हारी सोच ये है, तुम उनका या उनके पति का इस्तेमाल कर रही हो। अभिज्ञान ने धीरे से कहा। मैंने सिया के लिए काम किया है। उसने मुझ पर भरोसा किया क्योंकि मेरे पास टैलेंट था, और मैंने भी उसके यकीन को सही साबित किया। बस इतना ही है। कोई एहसान नहीं किया उसने। तुम उसे देवी की तरह मत पेश करो। मैं उसकी इज्जत करती हूँ, मगर मुझे उस पर दया भी आती है। मैं अपनी लाइफस्टाइल को किसी और के लिए नहीं छोड़ सकती। यश मुझे सब कुछ देता है जो मुझे चाहिए, मगर मैं फिर भी सीरियस हो सकती हूँ अगर तुम कहो। उसने एक प्रपोजल दिया। तुम वाकई में एक बेहद एहसान फरामोश औरत हो। अभिज्ञान ने अपनी जुबान को संभालने की कोशिश की। उसके मुंह में गालियां रुक नहीं रही थी। कम ऑन अभिज्ञान, तुम इस पर इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मुझे यकीन है सिया जानती है कि उसका पति कैसा है। उसने बेधड़क कहा। मैं तुम्हारे जैसे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने आप को इंसान भी मत कहो तुम। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे कर्म और तुम्हारी यह एहसान फरामोशी ही एक रोज तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाएगी, जिसकी तुम लायक हो। उसे तृष्णा से घिन आ रही थी। और सिया जैसी औरत? बेबी, तुम उससे प्यार करते हो। बेचारी सिया, तुम्हारी सिया। तुम उसे बचाना चाहते हो। हा हा हा। वह जोर से हंसने लगी। वह आदमियों को फंसाती है, वे उसके प्यार में पड़ जाते हैं और उसे कभी नहीं पा पाते। तुम पागल हो। मैंने एक ऐसे ही आदमी को देखा है अभिज्ञान, मेरा यकीन करो। यश खुद भी एक विक्टिम है। वह हंसी। तुम जानते हो, तुम इस लाइन में बस अगले हो। मैं तुम्हें यश की तरह ही बेबस देखने के लिए तड़प रही हूँ। वह उससे प्यार करता है और नफरत भी, मगर वह उसे छोड़ नहीं सकता। जब वह मेरे साथ होता है तो मुझे सिया बुलाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर वह मुझे गालियां देता है और मुझे चोट पहुंचाता है। और ये सब उस सिया के कारण होता है। सिया की वजह से ही वह ये कबूल नहीं कर पा रहा है जो वह मेरे लिए फील करता है। उसने गालियां दी और फिर रूम से चली गई। अभिज्ञान चीख चीख कर बोलना चाहता था, मैं ऐसी औरतों से नफरत करता हूँ। तृष्णा ने मुझे उन लोगों की याद दिला दी जिन पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। मैंने अपनी जिंदगी अकेले गुजार दी ताकि इस जैसी कोई औरत मेरी खुशियां बर्बाद न कर सके। लेकिन देखो, मेरी जिंदगी में आए बिना ही सिया को दुख पहुंचाकर ये मेरी खुशियां बर्बाद कर रही है। आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है? उसका एजेंडा क्या है? या वह सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के चलते ये सब कर रही है? हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा। अभिज्ञान तृष्णा की प्रतिक्रिया और सिया के लिए उसकी नफरत देखकर हैरान था। मैं क्यों सिया से ऐसे बनता चला गया? मुझे दोबारा कभी प्यार नहीं करना था। फिर वह कब और कैसे मेरे दिल में घर कर गई? अभिज्ञान एक ओर अपने दिल से जूझ रहा था और दूसरी तरफ सिया की अनुपस्थिति में पूरा ऑफिस मैनेज करने की चुनौती सामने थी। भास्कर और उसकी पत्नी सायमा अगले हफ्ते इंडिया आने वाले थे।
सप्ताह के अंत में उन्होंने एक शानदार पार्टी प्लान की थी। डाटा मैट्रिक्स, बेंचमार्क और दूसरे बिजनेस एसोसिएट्स व पार्टनर भी इसमें आमंत्रित थे। सिया की तबीयत खराब थी, इसलिए अभिज्ञान ने इवेंट की जिम्मेदारी ले ली। सिर्फ 4 दिन ही बचे थे इस पार्टी के लिए। अभिज्ञान को सिया से मिले 2 दिन बीत चुके थे। उसे अभी काम पर वापस आने के लिए 1 दिन और लगना चाहिए। अभिज्ञान परेशान और बहुत व्यस्त था। वह बहुत बेसब्री से उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था। हालांकि वह कॉल और मैसेज पर सिया के संपर्क में था, फिर भी उसे देखने के लिए तड़प रहा था। बस कुछ फॉर्मल बातचीत और मोटिवेशनल कहानियां थीं जो अभिज्ञान ने सिया से फोन पर की थी। वह तर्क के साथ माइथोलॉजी को आज के परिदृश्य में सजोने और समझाने का महारथी था। उसने सिया को माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और तनाव मुक्ति के बारे में बताया था। ये ऐसी चीजें थीं जो उसने हमेशा धार्मिक गुरु और उपदेशक से सुनी थी, लेकिन कभी इतनी गहराई में नहीं गई। अभिज्ञान के मार्गदर्शन में उसने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखा और जाना था। आज का विषय था कैसे तनाव मुक्त हों और अपनी परेशानियों को खुशियों में तब्दील करें। जैसे ही अभिज्ञान ने फोन रखा, उसकी असिस्टेंट तृप्ति ने दरवाजा खटखटाया। मे आई कम इन सर? तृप्ति ने पूछा। यस तृप्ति, क्या हाल? उसने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं अच्छी हूँ सर, वेन्यू बुक हो चुका है और सारी चीजें भी तैयार हैं। भास्कर सर के मेल में बताया गया है कि सारे क्लाइंट्स और पार्टनर्स को एक ही होटल या रिजॉर्ट में ठहराया जाए। उनकी देखभाल के लिए एक इवेंट टीम रखी जाए जो तृष्णा मैम के अंडर में होगी, उसने कहा। तो अभिज्ञान ने पूछा। इसके बाद अभी कोई अपडेट नहीं है सर, उसने शिकायत भरे अंदाज में कहा। तृप्ति, चीजें हमेशा सिस्टम सेंट्रिक होनी चाहिए, न कि पीपल सेंट्रिक। बहरहाल सिया ने नाम्या या मीरा को भी जरूर इस बारे में निर्देश दिया होगा, सो तुम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकती हो। बल्कि तुम नाम्या को अभी कॉल करो। ओके सर। उसने नाम्या को अभिज्ञान के रूम में मीटिंग के लिए बुलाया। नाम्या अपने नोटपैड और पेन के साथ आई। यस सर, आपने बुलाया? नाम्या ने पूछा। हेलो, कैसी हो नाम्या? उसने पूछा। मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? उसने जवाब दिया। मैं भी अच्छा हूँ। वह मुस्कुराया। वह जानता था कि उसे कब और कैसे अपने चार्म का इस्तेमाल करना है। तो नामिया, बुकिंग की क्या स्थिति है? सब कुछ तैयार है सर। वह चेकलिस्ट के साथ तैयार थी। कूल। प्लीज तृप्ति के साथ नोट शेयर करो और तुम दोनों सारी तैयारियों को सीधे कोऑर्डिनेट करो। अमन और हरीश को अपनी टीम में रखो और तृष्णा मैम को गेस्ट के वेलकम के लिए फ्री रहने दो। उसने बड़ी सूझबूझ से तृष्णा को सारे अरेंजमेंट से बाहर कर दिया। अभिज्ञान सारी जिम्मेदारी सिया की गैर मौजूदगी में बखूबी निभा रहा था। कॉन्फ्रेंस में अब केवल 2 ही दिन बचे थे। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे और ऑफिस में कोई नहीं था। अभिज्ञान फोन पर चिल्ला रहा था। वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। भास्कर और साइमा लंच के बाद आने वाले थे और अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ था। वह सोच रहा था आखिर सिया इन मूर्खों को कैसे बर्दाश्त करती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। वह मुड़ा। गुड मॉर्निंग, सॉरी मुझे देर हो गई। सिया हंसते हुए उसके रूम में आई। आप? उफ, आप वापस आ गईं? वह सिया को देखकर अपने दिल पर काबू नहीं कर सका। उसका गला भर आया। हाँ, मुझे वापस आना ही था। मुझे पता है तुमने इतने दिनों में किसी से बात नहीं की होगी और कई सारी कहानियां होंगी तुम्हारे पास जिन्हें तुम अभी यहाँ उलटने ही वाले हो। उसने उत्साह से भरे अभिज्ञान की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, बहुत सारी। वह शर्मा गया। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मैं पहले ही तुम्हारे रोजाना मिलने वाले जीवन उपदेश से गले तक भरी हुई हूँ। उसने नाटकीय तरीके से अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। अब सिया अभिज्ञान के साथ बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं थी। प्लेटोनिक रिलेशनशिप की बात ने अभिज्ञान और सिया के रिश्ते को एक नया आयाम दे दिया था। बड़ी आत्मीयता के साथ सिया ने आप से तुम तक की दूरी तय कर ली थी। वे दोनों हंसने लगे। अभिज्ञान सिया को देख रहा था। वह खुश और स्वस्थ दिखाई दे रही थी। सबसे खास बात यह थी कि उसकी हंसी उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। जब भी मेरे साथ होती है वह खुश रहती है। क्या देख रहे हो? उसने खोए हुए विज्ञान से पूछा। मैं हमेशा आपको ऐसे ही हंसाता रहूंगा। आई प्रॉमिस, मैं आपको खुश रखूंगा। उसने जवाब दिया। आयरन मैन, तुम फिर से पिघल रहे हो। वॉच आउट। वह चेतावनी देते हुए मुस्कुराई। पेपर, एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू। उसने आंख मारते हुए कहा। हाँ, मैं जानती हूँ। उसने पहली बार यह स्वीकार किया। अच्छा, आप जानती हैं? वह मुस्कुराया। दोनों अरेंजमेंट्स और भास्कर के प्रोफेशनल एंगेजमेंट के बारे में बातें करने लगे। सब कुछ परफेक्ट था। सिया की वापसी से अभिज्ञान काफी रिलैक्स्ड था। भास्कर और साइमा की फ्लाइट लेट हो गई थी। वे अगले आधे घंटे में पहुंचने वाले थे। सिया और अभिज्ञान इवेंट की तैयारियां, बुकिंग्स, इनवाइट, गिफ्ट, बैकड्रॉप
और इवेंट की चेकलिस्ट के साथ तैयार थे। हर छोटी से छोटी बात पर सिया खुद नजर रखे हुई थी। अभिज्ञान सिया के काम करने के अंदाज से बेहद प्रभावित था। सब कुछ उसकी उंगलियों की टिप पर था। बिना इधर उधर घूमे टहले उसने केवल 2 घंटे में सारा काम कर लिया। आप ये सब कैसे कर लेती हैं बिना चीखे चिल्लाए? वह खुश था। ये मेरी जॉब है अभिज्ञान, कि लोग अपना काम करें, उसने जवाब दिया। हाँ, तभी आप साउथ और ईस्ट एशिया के एरिया को मैनेज कर लेती हैं। वह इम्प्रेस था। हाँ हाँ हाँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह कोई भी कर सकता है। आपकी प्रोफाइल इस बात की डिमांड करती है कि आप परफॉर्म करो, उसने मजाक में कहा। मैं इसमें बहुत खराब हूँ। मुझे गुस्सा आ जाता है, खासकर उन लोगों पर जो बहाने बनाते हैं और अपने आप चीजें नहीं करते, उसने सिया से कहा। देखो, लोग एक पैकेज के रूप में आते हैं। हो सकता है कि वे काम में अच्छे हों, पर शायद उनका एटीट्यूड बुरा हो। कुछ लोग सकारात्मक होंगे लेकिन वे काम में औसत होंगे, या ऐसे ही और भी तरह के लोग। तुम्हें अपने काम के लिए सुपर हीरो नहीं मिलेंगे। काम इन्हीं लोगों से चलाना पड़ता है। उन्हें तैयार करो, ट्रेन करो और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए मोटिवेट करो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम किसी सुपर हीरो से कम नहीं हो, आयरन मैन, उसने विस्तार से समझाया। हाँ, तो फिर आप एक सुपर वुमन हैं। थैंक यू सर, ये तारीफ मेरे लिए काफी मायने रखती है, उसने मुस्कुराते हुए अपना सर झुकाया। सिया का बदलाव विज्ञान को बहुत अच्छा लगा। जिस हक से वह बात कर रही थी वह वाकई सुखद था। अभिज्ञान के साथ वह अपने पूरे जोश में थी, जिंदा दिल, शरारती, एक बच्चे की तरह। सिया ने इस बदलाव को अपने अंदर महसूस किया। जब वह अभिज्ञान के साथ होती थी तो वह उसी तरह से फील करती थी जैसे कि वह कॉलेज में हो, जैसे कि वह अपनी फैमिली के साथ एक समय पर फील करती थी। जब से अभिज्ञान से दोस्ती हुई वह अंदर से खुश रहने लगी है। वह भरपूर जिंदगी जीने लगी है। उसकी जिंदगी में चल रही सारी परेशानियों के बावजूद हर सुबह ऑफिस में अभिज्ञान का चेहरा देखकर उसे बहुत सुकून मिलता था। वह सिया को ऐसी परिस्थिति में भी हंसा सकता है जब वह मुस्कुराना भी नहीं चाहती हो। हाँ, सचमुच कुछ तो पवित्र सा था उनके रिश्ते में, जैसा कि वह कहता था, प्लेटोनिक। मैम, भास्कर सर की फ्लाइट लैंड हो चुकी है, नामिया ने बताया। ओके, ड्राइवर है उन्हें पिक करने के लिए? सिया ने पूछा। यस मैम, कार तैयार है। वे पहले होटल जाना चाहते हैं और आपसे शाम लगभग 5 बजे हयात में कॉफी पर मिलेंगे, नामिया ने कहा। नो प्रॉब्लम। टीम को अपडेट करो कि हमारी सारी डील्स और असाइनमेंट की कल बोर्ड रूम में मीटिंग है। अकाउंट्स को बताओ कि कल के ऑडिट के लिए तैयार रहें। लेट्स रॉक इट, ताकि हम शुक्रवार को अच्छे से पार्टी कर सकें, उसने नामिया को निर्देश दिए। और हाँ, मेरे लिए कॉफ़ी भेज देना, थैंक यू। ओके मैम, उसने जवाब दिया। इस बार जब से सिया काम पर वापस आई वह बदली बदली थी। अभिज्ञान से बातचीत ने उसकी खासी मदद की। उसकी काउंसलिंग ने सिया पर अच्छा असर दिखाया था। एक दिन अभिज्ञान उसे बता रहा था कि अगर उसे अपनी परेशानियों से डील करना है तो सबसे पहले उसे अपने पैनिक बटन को ऑफ करना होगा, ठीक वैसे ही जैसा वह ऑफिस में करती है। ऑफिस में वह हमेशा ठंडे दिमाग से काम करती है, जबकि घर में ये समस्या देखकर वह टेंशन में आ जाती है और पैनिक करती है। न जाने किस बात की इनसिक्योरिटी उसे घेर लेती है। सही सोचने के लिए जरूरी है कि वह पहले अपने दिमाग से डर निकाल दे। अभिज्ञान ने उसे अपनी जिंदगी को स्वीकार करने और बेवजह संघर्ष न करने को कहा, तभी वह अपनी जिंदगी बेहतर करने के प्लान पर काम कर सकती है। उसे अपने जख्मों को कुरेदना बंद करना होगा और उन्हें भरने देना होगा। अब वह अपने अतीत के बारे में नहीं सोचती, जैसा कि अभिज्ञान कहता है, जो होना है होकर रहेगा। वह अब कुछ भी बदलना नहीं चाहती है। वह अब यश को कुछ साबित भी नहीं करना चाहती है। वह बस अपनी तरह सहज रहना चाहती है। इतने सालों उसने केवल यश और उसकी फैमिली को खुश करने में बिता दिया। वह खुद को भूलकर बस लोगों को खुश करने में जुटी हुई थी। जो लोग उसका सम्मान करते थे वे आज भी करते हैं। जो लोग उस पर सवाल करते थे वे आज भी वैसे ही करते हैं। यहाँ तक कि अपनी जिंदगी में हर तरह के समझौते करने के बाद एक योग्य बहू और पत्नी के रूप में भी वह लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकी। वे उस पर सवाल उठाने की कोई न कोई वजह ढूंढ ही लेते थे। अब जिंदगी ऐसे पड़ाव पर आ चुकी थी जहां उसे लोगों की सोच की परवाह नहीं थी। उसकी फिलॉसफी और नजरिया पहले जैसे नहीं थे। मुझे जो करना है करूंगी। जो लोग मुझे प्यार करते हैं वे हमेशा करते रहेंगे। जो मेरी इज्जत करते हैं वे हमेशा करते रहेंगे। जिन्हें मुझ पर शक है वे हमेशा शक करते रहेंगे। क्यों मुझे लोगों की जरूरतों के मुताबिक अपनी जिंदगी एक इमोशनल स्लेव की तरह बितानी चाहिए? मैं आजाद हूँ। कई सालों से मैंने अपने पति और उसकी फैमिली की मानसिकता में फिट होने की कोशिश की, पर अब बहुत हो गया। एक पति जो उसकी कलीग और उसकी कई दोस्तों के साथ, यहाँ तक कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी सो चुका है।
वह भी सिर्फ अपनी पत्नी को नीचा दिखाने के लिए। ऐसे आदमी को कुछ भी और प्रूव करना बेकार है। अब वह इस तरह की मानसिक यातना से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। वह किसी तरह के बदले या यश को सबक सिखाने के बारे में नहीं सोच रही थी, लेकिन उसे खुद खुश रहने का हक है। अपनी पसंद के लोगों के साथ उठना बैठना गुनाह नहीं है। एक औरत को अपने सहज व्यवहार के लिए टॉर्चर नहीं किया जा सकता। वह घर पर थी तो लगातार यही सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। इस बीच घर पर सिया अपने पुराने एल्बम ढूंढने लगी। वह खुशहाल दिनों की यादें ताजा करना चाहती थी। स्टोर रूम में उसे 11 साल पहले यश की कराई एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मिली। वह ये जानता था और रिपोर्ट ने साबित कर दिया था कि यश ही अनन्या और आदित्य का पिता है। यश ने सिया को कभी उस रिपोर्ट और टेस्ट के बारे में नहीं बताया था। जब भी वह टेस्ट कराने के लिए कहती, यश हमेशा जाने से मना कर देता। वह सोचती थी कि अगर एक बार रिपोर्ट में सब साबित हो जाएगा तो उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यश उसके साथ टेस्ट करवाने कभी गया ही नहीं। उसने चुपके से टेस्ट करवा लिया था और इतने सालों से वह डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर खामोश बैठा था। उसके पास शक की कोई वजह नहीं थी। सारी रिपोर्ट सबूत थी। फिर भी इतने लंबे समय से वह उसे बदचलन और बाजारू कहकर प्रताड़ित करता था। ये सब सिया के लिए शॉकिंग था। जो कुछ भी यश ने उसके साथ गुस्से में आकर किया था, वह सारी चीजें भूल जाने के लिए और एक बार को उसे माफ कर देने के लिए सिया तैयार थी। उसके अफेयर, उसका बुरा व्यवहार और सबसे बड़ी बात उसके दोनों बच्चों के जन्म को लेकर उसका घटिया लांछन। उसने एक बार को सोचा कि अब उसे अपना प्यार और सम्मान वापस मिल जाएगा। अब वह यश की दी गई तकलीफों के लिए उससे लड़ना चाहती थी, उससे जवाब चाहती थी। लेकिन उसे एहसास हुआ कि यश तो सब कुछ 11 सालों से जानता था कि सिया बेवफा नहीं है। फिर भी वह उस पर इल्जाम लगाता रहा और खुद को विक्टिम की तरह पेश करता रहा। क्यों? वह इन सारी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। एक आदमी जो उदार होने का ढोंग करता है, लेकिन अपनी पत्नी की आज़ादी पर उसने पाबंदी लगाई हुई है। एक ऐसा ढोंगी जो समाज के सामने एक अच्छा रोल मॉडल है, लेकिन उसकी जिंदगी को पूरी तरह अपने काबू में रखता है। अनन्या और आदित्य दोनों यश के ही बच्चे हैं। यह सच्चाई वह जानता था। सिया के चरित्र पर सवाल करने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं थी। फिर भी 12 साल तक उसने ये ड्रामा जारी रखा। यश नहीं बदला। उसने इन सबूतों के बावजूद सिया पर आरोप लगाना जारी रखा। वह नहीं चाहता था कि सिया उसे छोड़ दे। वह एडिक्ट हो चुका था। उसने अपना खेल जारी रखा। अभी जब सिया ने पहली बार विद्रोह शुरू किया था, तब से वह थोड़ा काबू में था। लेकिन हाल में ही दोबारा उसने सिया से अभिज्ञान के साथ नाजायज रिश्ते के नाम पर जबरदस्ती की थी। यश ने उसे टॉर्चर किया, उसका रेप किया, क्योंकि वह अभिज्ञान के घर गई थी। करीब 12 साल तक अपने आप को साबित करते रहने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला। उसे डर था कि उसमें आए इस बदलाव के लिए अभिज्ञान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बहरहाल सच तो इतना ही है कि यश को उस पर लांछन लगाने ही है, चाहे वजह हो या ना हो। फिर ऐसे ही सही। अब वह फैसला कर चुकी थी। उसने अब तक सारे समझौते इसलिए किए ताकि उसके बच्चों को माता पिता के तलाक का दर्द न झेलना पड़े। कई बार जब वह अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचती, तो दोनों बच्चों का चेहरा सामने आ जाता। वह अपने बच्चों को यश के भरोसे छोड़कर नहीं मरना चाहती थी। वे बड़े हो रहे हैं। वे घर की परिस्थितियों को समझते हैं। उसकी इस खराब शादी का नकारात्मक असर उन बच्चों पर पड़ेगा। वह अपने बच्चों को यह सब नहीं सहने देगी, न ही उनकी जिंदगी बर्बाद होने देगी। वह बच्चों के पैदा होने से पहले के वक्त को याद करने लगी। यश शुरुआत से ही मैनिपुलेट करता था। कितनी आसानी से यश ने उससे वह सब कुछ करवा लिया जो वह चाहता था, चाहे वह कपड़ों का चुनाव हो या फिर काम करने की जगह। मतलब ये कि विशेष की ओर से शक का बीज बोए जाने से पहले ही यश के भीतर एक उपजाऊ जमीन तैयार थी, जो इस खेल के लिए बढ़िया मैदान थी। शायद विशेष ने उसकी ऐसी ही सोच को भड़का भर दिया था। सिया ने हंसना शुरू कर दिया। हे भगवान, मैं पागलों की तरह बंद कमरे में हंस रही हूँ। क्या हो गया है मुझे? उसने चारों तरफ देखा। सिया और अभिज्ञान शाम को भास्कर से मिलने होटल गए। हालांकि वे जानते थे कि ये केवल एक कैजुअल मीटिंग है। वे चारों बैठ गए और कॉफी शॉप में बातें करने लगे। मुझे पता है आप लोग बहुत काबिल हैं। मुझे इतनी फॉर्मल चीजों की जरूरत नहीं है। आप दोनों बेंचमार्क की आज तक की सबसे बेहतरीन टीम है, जो रोज नई बुलंदियों को छू रही हैं। भास्कर ने कहा। मैं इस बात पर भास्कर से सहमत हूँ। साइमा ने कहा। तुम्हें इंडिया आकर कैसा लग रहा है अभिज्ञान? उसने खुश दिख रहे अभिज्ञान से पूछा। इट्स ग्रेट, उसने जवाब दिया। मुझे यह सुनकर कितनी राहत मिली। मैं ये सोचकर बहुत परेशान थी कि तुम यहाँ कैसे एडजस्ट करोगे। उसने चुटकी लेते हुए कहा। यह उतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोचता था। शायद मेरे पूर्वाग्रह थे।
अभिज्ञान थोड़ा संकोच के साथ चहकते हुए बोला, वाह, ये सुनकर अच्छा लगा। अब हम एक्सपेंशन कर सकते हैं और इस बारे में भी आश्वस्त कर सकते हैं कि अभी इसे बीच में नहीं छोड़ेगा। सायमा ने भास्कर की तरफ देखा और मुस्कुराई। सिया शांति से भास्कर और सायमा के अभिज्ञान के साथ तालमेल को देख रही थी। वे शायद उसे काफी समय से जानते हैं। सायमा एक बड़ी बहन की तरह उसकी टांग खींच रही थी। वह उनके साथ काफी सहज था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक परिवार बहुत दिनों बाद मिला है। कुछ देर के बाद भास्कर और अभिज्ञान सिगरेट का कश लेने चले गए। सायमा और सिया कई तरह के प्रोजेक्ट, डील्स और एक्सपेंशन के बारे में बातें करते रहे। सब कुछ पूरी तरह से बिजनेस से संबंधित था। सिया काफी प्रोफेशनल थी और अपने प्रोफेशनल दायरे में निजी जिंदगी पर बहुत कम बात करती थी। साइमा उसकी प्रोफेशनल सर्कल का हिस्सा थी। वे आपस में बहुत ही फ्रेंडली और करीब थे। कभी कभी वे अपनी महिलाओं वाली बातों में मशगूल हो जाती थी, लेकिन ये सब उनके लिए कभी बहुत पर्सनल नहीं रहा। तुम अब विज्ञान के बारे में क्या सोचती हो? साइमा ने पूछा। वह अपने काम में बहुत अच्छा है, सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं जानती हूँ वह अपने काम में बहुत अच्छा है, मगर मैं पूछ रही हूँ कि अभिज्ञान एक व्यक्ति के रूप में कैसा है? उसने दोबारा पूछा। सिया चुप हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि साइमा जानना क्या चाहती है। देखो, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत पर्सनल है अभी के बारे में। मुझे पता है कि तुम्हें लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर एक तुम ही हो जिस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ। साइमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल, सिया ने जवाब दिया। अभी हमारे फैमिली फ्रेंड का बेटा है। मैंने उसे बचपन से देखा है। बहुत प्यारा है, बहुत पॉजिटिव है। उसके पापा का यूएस में टेक्सटाइल्स का बिजनेस है। जब हम छोटे थे तब हमारी फैमिली साथ में ही यूएस में शिफ्ट हो गई थी। अभी ज्ञान अपने घर का इकलौता बच्चा है। जब वह 16 साल का था तब उसकी माँ नहीं रही। हम दोनों भाई बहन की तरह एक साथ बड़े हुए हैं। मैं उसको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। वह केवल राखी भाई नहीं है, हमारे बीच के संबंध खून के रिश्ते से भी गहरे हैं। वो सिया को बताती जा रही थी। उसकी फैमिली के साथ उसका झगड़ा हो गया था क्योंकि वह म्यूजिक में कैरियर बनाना चाहता था। उसके पापा उसे टेक्सटाइल की पढ़ाई करवाना चाहते थे। मैंने उसे समझाया कि वह अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करे और साथ में अपने म्यूजिक के पैशन को भी जिंदा रखे। उसने मेरी बात रख ली और दोनों चीजें साथ में की। वह बेस्ट ग्रेड के साथ पास हुआ। वह जीनियस है। जब वह हाथों में गिटार उठाता था तो अपने स्टैनफोर्ड कैंपस का सबसे आकर्षक लड़का होता था। उसके आम लड़कों की तरह कई प्रेम प्रसंग और अफेयर रहे। साइमा ने सिया को अभिज्ञान के अतीत के बारे में बताना शुरू कर दिया। वह सोलमेट कॉन्सेप्ट पर विश्वास करने वालों में से है और उसे शहर के मिलने पर लगा कि उसे अपनी सोलमेट मिल गई है। मेरी कजन शहर, जो कि तब फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट, वे अचानक मिले और उनके बीच प्यार हो गया। वह अभी के लेखन की प्रेरणा बन गई। वह उसके लिए गाने लिखता और गाता था। वे एक दूसरे के साथ परफेक्ट लगते थे। शहर बेहद खूबसूरत थी और अभिज्ञान को तो तुम देख ही रही हो। तब वह अब से भी ज्यादा हैंडसम था, लेकिन अब वह अच्छा दिखाई देता है। अपने सॉल्ट और पेपर बालों के साथ वह और भी ज्यादा आकर्षक लगता है। वह मुस्कुराई और सिया की राय के लिए उसकी तरफ देखने लगी। सिया केवल मुस्कुराई। मुझे नहीं पता, मैंने कभी उसकी पुरानी तस्वीरें नहीं देखी और शायद मैंने कभी नोटिस नहीं किया। साइमा हैरत में थी। वास्तव में तुम्हें पता है कि उसे नजरअंदाज कर पाना नामुमकिन है। उसकी एक नजर के लिए सारी लड़कियां और यहाँ तक कि औरतें, जिनमें उसकी प्रोफेसर भी शामिल है, तरसते थे। मेरी बहुत सी सहेलियां, क्या तलाकशुदा और क्या सिंगल, उसकी अटेंशन पाना चाहती थी। पर उफ, मैं ये सब क्या बताने लगी। उसने फिर भी अभिज्ञान के अतीत के बारे में बताना जारी रखा। सहर अपने फैशन डिजाइनिंग के लास्ट ईयर में थी और यह आशा कर रही थी कि अभिज्ञान अपने पिता की कंपनी और पहचान के बूते यूएस मार्केट में उसे बड़ा ब्रेक दिलाएगा। लेकिन अभिज्ञान अपने पिता के बिजनेस से जुड़ना नहीं चाहता था। उसने अपना खुद का म्यूजिक और इवेंट का वेंचर शुरू किया, जिसका मकसद नवयुवकों को उनके सपनों का एहसास दिलाने के लिए ट्रेनिंग देना था। शहर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उल्टा अभिज्ञान ने उसे कड़ी मेहनत करने और अपने दम पर खुद को साबित करने के लिए प्रेरित, ताकि बड़ी कंपनियां उसे सेलेक्ट कर सके। बस यहीं से उनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। शहर कैसे भी शॉर्टकट का इस्तेमाल करके सफलता चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी क्षमता का अंदाजा था। उसे मालूम था कि वह इस मार्केट की प्रतियोगिता में टिक नहीं पाएगी। आखिरकार एक 5 साल पुराना रिश्ता उस वक्त खत्म हो गया जब अभिज्ञान ने उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। वह दोस्त जो उसके पिता की ही कंपनी में लीडिंग डिजाइनर था। ओह, तो यही कारण है कि वह किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता और प्यार से नफरत करता है। सिया सोचने लगी।
अभिज्ञान ने सहर को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह इस तरह के शॉर्टकट ना ले। उसने उसे माफ भी कर दिया, लेकिन वह यहाँ पर भी नहीं रुकी। उसने उसके भरोसे को बार बार तोड़ा। अभी ने इन सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह उसे पागलों की तरह प्यार करता था। उसे लगा कि वह बहक गई है। एक दिन अभिज्ञान और उसके पिताजी के बीच बिजनेस ज्वाइन न करने की वजह से काफी झगड़ा हुआ। उस दिन सहर ने भी उसे छोड़ दिया। सोच सकती हो, सामा की आंखें भर आईं। मैंने उससे बात की, उससे भीख मांगी कि वह अभिज्ञान की जिंदगी के साथ न खेले, लेकिन वह महत्वाकांक्षी थी। उसने सच्चे प्यार के महत्व को नहीं समझा। अभिज्ञान अपने पिताजी के सहयोग के बिना भी संघर्ष कर सकता था, लेकिन शहर के इस कदम ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। वह डिप्रेशन में चला गया। वह 4 साल तक अपने डिप्रेशन से लड़ता रहा। फिर उसने यूएस छोड़ दिया और सिडनी शिफ्ट हो गया। वह जिंदगी में अच्छा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन अब वह प्यार और रिश्तों पर भरोसा नहीं कर पाता। उसने शादी भी नहीं की। वह कहता था कि वह अपनी जिंदगी को खुलकर जी रहा है, लेकिन असल में वह धीरे धीरे खुद को खत्म कर रहा है। उसके बाद से उसने कभी ना तो गिटार को हाथ लगाया और न ही गाया। साइमा ने दुखी होकर कहा। नो, वह हर वक्त गाता रहता है। जब से उसने बेंचमार्क ज्वाइन किया है, मैंने उसे हमेशा गाते हुए देखा है। मैंने तो भास्कर को भी इसके बारे में बताया था। सिया ने साइमा से असहमति जताई। क्या बात कर रही हो? उसने तब से गाना बंद कर दिया जब से सहर ने उसे छोड़ा है, करीब 11 साल पहले। साइमा खुशी से उछल पड़ी। मेरा विश्वास करो, उसने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बहुत सुंदर गाने कंपोज किए हैं। सिया ने उसे बताया। साइमा की आंखें खुशी से छलक गईं। इसका मतलब है कि उसने प्यार और जिंदगी में दोबारा विश्वास करना शुरू कर दिया है। थैंक गॉड। तुम समझ नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। उसने सिया को गले लगा लिया। सिया भी साइमा की तरह उस खुशी को महसूस कर पा रही थी। वह साइमा द्वारा कहे गए हर शब्द के बारे में सोच रही थी। अभिज्ञान के साथ काफी कुछ हो चुका है। वह अपनी जिंदगी और म्यूजिक को फिर से जी रहा है। सही मायने में वह एक वॉरियर है, एक योद्धा। उसने अभिज्ञान को भास्कर के साथ बाहर स्मोकिंग करते हुए और हंसते हुए देखा। सिया ने पहली बार उसे एक आदमी के तौर पर देखा। लाइक अ मैन। हाइट लगभग 6 फीट, पतला और फिट, गोरा रंग, सॉल्ट और पेपर हेयर, चौड़ा माथा, गहरी आंखें, तीखी नाक, पतले होठ, बिना शेव किया हुआ लुक। वह बहुत हैंडसम दिखता है। मैंने क्यों कभी नोटिस नहीं किया? मैंने शायद उसकी आंखों के सिवाय कुछ नोटिस ही नहीं किया। वे आंखें मुझे कभी कभी बेचैन कर देती हैं। उसके लुक से ज्यादा उसका आत्मविश्वास, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी रगेडनेस की वजह से वह और भी बेहतर दिखता है। सिया पहली बार उसकी तरफ इतनी आत्मीयता से देख रही थी और ब्लश कर रही थी। अचानक वह सचेत हो गई कि कहीं साइमा ने उसे नोटिस न कर लिया हो। भास्कर और अभिज्ञान कॉफी टेबल पर वापस आ गए। लेट्स गो फॉर डिनर लेडीज, इट्स लेट, भास्कर ने कहा। मुझे अब चलना चाहिए, सिया ने कहा। डिनर के लिए रुक जाओ सिया, साइमा ने अनुरोध किया। देर हो जाएगी साइमा, ड्राइवर को जाना होगा। यह बेकार बहाना है, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप ड्राइवर को जाने के लिए बोल दीजिए। अभिज्ञान ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए हक से कहा। लेकिन उसने मना करने की कोशिश की। मुझे कोई ना नहीं सुननी है। अब तुम्हें अभिज्ञान छोड़ देगा, तुम रुक रही हो। साइमा ने फैसला सुनाया। सिया खुद भी अभिज्ञान के साथ रुकना चाहती थी। आज वह सिर्फ उसे देखकर ही ग्लो कर रही थी। अभिज्ञान ने उसकी तरफ देखा तो वह ब्लश करने लगी। जब साइमा और भास्कर अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए गए तो अभिज्ञान और सिया स्काई डेक लाउंज में बैठ गए। बात क्या है? अभिज्ञान ने उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, वह मुस्कुराई। आप बहुत ग्लो कर रही हैं और ब्लश भी कर रही हैं, कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया? उसने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। तुम पागल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह शर्मा गई। सच में? क्योंकि मुझे लगता है आपको साइमा से प्यार हो गया है। उसने हंसना शुरू कर दिया। इश, शट अप। अपनी भयानक कल्पनाओं को थोड़ा आराम दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस बिजनेस की तरक्की से बहुत खुश हूँ। उसने बात बदल दी। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए, आपकी आंखें झूठ नहीं बोलती। कहीं आपको कॉफी तो नहीं चढ़ गई, क्योंकि आप नशे में लग रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है सिया, मुझे डर लग रहा है। उसने सिया से गंभीरता से कहा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं। उसने चालाकी से उसे जवाब दिया। सच? आओ खा लो मुझे। वह उसके करीब आकर बेहद शरारती अंदाज में खुद को ऑफर करने लगा। अभी बदमाशी नहीं। सिया ने उसे प्यार से झिड़क दिया। जब तक साइमा और भास्कर वापस आए तब तक वह दोनों बातें करते रहे और एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहे। साइमा खुश थी। उसने अभिज्ञान से उसके नए सॉन्ग कंपोजिशन के बारे में पूछा।
वे अलग अलग जॉनर के चुनिंदा म्यूजिक पर बात करने लगे। भास्कर ज़्यादा क्लासिकल पर बात कर रहा था, जबकि साइमा और अभिज्ञान रॉक और जैज पर। सिया गोल्डन एरा के बॉलीवुड पर बात कर रही थी। डिनर काफ़ी अच्छा था और वे हर तरह के म्यूजिक पर बातचीत करते हुए इसका लुत्फ ले रहे थे। डिनर पर काम से संबंधित कोई बात का न होना सिया के लिए आश्चर्य का विषय था। इस बेहतरीन डिनर के लिए थैंक यू साइमा, सिया ने कहा। गुड नाइट, साइमा ने सिया को गले लगाया। अभी आप सुन रहे थे विनीता अस्थाना जी का लिखा उपन्यास बेहया का भाग 4। 5वां व अंतिम भाग सुनने के लिए बने रहिए कहानी गोल्ड के साथ। धन्यवाद।